हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी हिमालय की बेटियां और जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियों के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसमें कुछ गद्यांश दिया गया, उसको पहले पढ़ना है और उसके हिसाब से फिर हमें उसके आंसर देने हैं। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहाँ है। जो इस पाठ का जो लेखक है हिमालय की बेटियां, उसका लेखक कौन है? नागार्जुन। वो क्या कह रहा है कि जो हिमालय से नदियां जो निकलती हैं उनको वो ममता भरी आंखों से देखते हुए कहता है कि वो क्या है? हिमालय की बेटियां हैं। और उनके बारे में वो कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने में खोई हुई लगती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि अभी तक जो नदियां थी हिमालय से निकलने वाली, उनको मैंने अभी तक दूर से देखा था और दूर से देखने में वे बड़ी गंभीर शांत और अपने में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। सम्राट मतलब जो समझदार महिला होती हैं वैसी ही वो प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब जो है लेखक है वो उनकी बहुत ही आदर और रिस्पेक्ट करता था। माँ और दादी, मौसी और मामी की तरह उनकी धरा में डुबकियाँ लगाया करता था। जो लेखक वो कहता है कि जो नदियाँ थी मैं उनको अपनी बहुत ही आदर से देखता था, इसलिए वो उनको माँ, दादी, मौसी और मामी कहकर पुकारता है। और जैसे कि हम अपनी माँ की गोद में डुबकियाँ लगाते हैं, उनकी गोद में खेलते हैं, वैसे ही लेखक भी उनको उनकी धारा में, उनकी जो धारा होती है नदियों की, उसमें डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो इसमें के लेखक कहते हैं कि जब वो हिमालय के और करीब गया, कंधे का चढ़ने का मतलब कि जब लेखक हिमालय के और करीब गया तो उसने देखा कि इन नदियों का रूप कुछ और ही था। मैं दूर से वो क्या दिखाई थी? शांत दिखाई देती, गंभीर दिखाई दे रही थी। लेकिन जब जो लेखक है वो उसके पास गया तो उसने क्या देखा? बहुत ही अलग जो था, अलग दिखाई दे रही थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जो दुबली पतली, जो लेखक सोच रहा था कि दुबली पतली है, तो कह रहा है कि ये दुबली पतली जो गंगा थी, यमुना और सतलुज नदियाँ जो हैं सब मैदान में उतरकर ये इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। मतलब इतना अपने विशाल रूप कैसे धारण कर लेती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर भाग, लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। तो कह रहा है कि जो लेखक है कि ये बहुत ही उछलती हैं, कूदती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं, लेकिन जब ये मैदान में, मतलब जब ये नीचे समतल में आती हैं तो ये इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मतलब मैदान में उतरकर ये इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विषम में नहीं होता जितना कि इन बेटियों को बाल लीला देखकर होता है। तो इसमें कहता है कि जब मैं किसी लड़की का मतलब है कि जब मैं इन बेटियों को देखता हूँ, जो इसमें लेखक ने क्या कहा, इन नदियों को बेटी कहा है, तो जब मैं इन बेटियों को देखता हूँ तो मेरा ध्यान इनकी जो बाल लीलाएँ होती हैं इन पर ही अटक जाता है। जो इनका कौतूहल होता है, जो शोर करती है, इनका जो शोर है वो विश्व में कहीं और मुझे देखने को नहीं मिलता, वो मुझे कहीं और आकर्षित नहीं करता। सिर्फ यही जो बेटियां हैं इनका ही ये प्यार मुझे आकर्षित करता है। तो आगे हम देखते हैं इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन सर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी चर्चा हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं किसकी चर्चा हो रही है हमारे पास। यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सारी जो नदियाँ थी किसके बारे में बात हो रही है? जो सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है। तो कौन कौन सी नदियों की बात की गई थी हमारे पास यहाँ पे? इस गद्यांश में गंगा, यमुना और सतलुज नदियों के बारे में बात हुई है। तो यह आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या क्या किस किस रूप में देखते हैं लेखक उनको। यहाँ पर लेखक नागार्जुन ने नदियों को माँ के अलावा दादी, मौसी और मामी के नाम से बुलाया है। ठीक है बच्चों, हमारे पास गद्यांश में दिया हुआ था, जो लेखक है वो उनको दादी, मौसी और यहाँ पे दिया हुआ था माँ, दादी, मौसी और मामी के नाम से भी पुकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वो कैसी दिखती थी। तो दूर से देखने में वो कैसी दिख रही थी, एकदम शांत ना, तो वही आंसर है हमारे पास। जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वे बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई दिखाई दी, मतलब वो बिल्कुल सम्राट महिला की तरह दिखाई दे रही थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस वर्कशीट का, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। तो नदियों की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें, नदियों में कूड़ा करकट, पूजा सामग्री आदि जैसे पदार्थों को डालने से रोका जाए। तो क्या कूड़ा करकट ना डालें नदियों में, और पूजा सामग्री का जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो नदियों में ना डालें। सेकंड है, नदी किनारे बसे लोगों को नदी में गंदे कपड़े नहीं साफ करने चाहिए। ठीक है, जो नदी के पास रहते हैं उन लोगों को नदी में गंदे कपड़े साफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी नदियाँ गंदी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, पूरी वर्कशीट हमने कंप्लीट की, इसके 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वर्कशीट की हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।